27 अप्रैल 2020 सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी कि सरकार हम सब लोगों के घर आकर कोरोना का टेस्ट करे। ये याचिका 3 वकीलों और एक स्टूडेंट ने डाली थी, जिनके नाम है एडवोकेट शाश्वत आनंद, एडवोकेट अंकुर आजाद और एडवोकेट फैज अहमद। स्टूडेंट का नाम है सागर और सागर इलाहाबाद में कानून की पढ़ाई करते हैं। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये कहकर खारिज कर दिया कि इस याचिका में राजनीतिक रंग है। मुश्किल से 1 मिनट की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच में से एक जस्टिस रमन्ना ने याचिकाकर्ताओं को यह भी कहा कि या तो आप इसे वापस ले लें या फिर हम आप पर जुर्माना लगा देंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि इन चारों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि सरकार घर घर जाकर लोगों का कोरोना टेस्ट करे और ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहे। सोमवार 27 अप्रैल को इस याचिका पर जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस SK कौल और जस्टिस BR गवई की बेंच ने सुनवाई की। बेंच के सामने याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट शाश्वत आनंद पेश हुए और बेंच को अपनी याचिका के बारे में बताया। आपको इस याचिका की एक और खास बात बता दें कि इसी याचिका में नरेंद्र मोदी ने जो PM केयर फंड खोला है, उसकी वैधता को भी चुनौती दी गई थी। इस याचिका पर 3 जजों की बेंच ने बड़ी नाराजगी दिखाई और एडवोकेट से इस याचिका को वापस न लेने पर याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने की भी धमकी दे दी। जस्टिस रमन्ना ने वार्निंग देते हुए कहा कि इस याचिका में राजनीतिक रंग है, या तो आप इसे वापस ले लें या फिर हम जुर्माना लगा देंगे। और ये सब काम बमुश्किल मिनट भर में हो गया, क्योंकि ये पूरी सुनवाई ही मुश्किल से 1 मिनट चली। अब चलते हैं इस याचिका की ओर, ये जानने के लिए कि इसमें ऐसा क्या कह दिया गया था जिससे सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हो गया कि हम सब के कोरोना टेस्ट की मांग करने वाली याचिका में उसे राजनीतिक रंग दिखने लगा और जज आग बबूला हो उठे। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में केंद्र सरकार से कोविड-19 के लिए बड़े पैमाने पर घर घर परीक्षण शुरू करने के लिए दिशा निर्देश मांगे गए थे। इस याचिका में मांग की गई थी कि ये कोरोना टेस्ट उन क्षेत्रों से शुरू हों जो वायरस से सबसे अधिक उजागर और प्रभावित हॉटस्पॉट हैं। याचिका में कहा गया था कि इस तरह की प्रैक्टिस से कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को पहचानने, उन्हें अलग करने और उनका इलाज करने में मदद मिलेगी और जिसके परिणाम स्वरूप इन्फेक्शन की चेन टूट जाएगी। याचिका में कहा गया था कि कोरोना वायरस के इस घातक प्रसार को रोकने के लिए हर नुक्कड़ और हर कोने में ऐसा टेस्ट प्रायोरिटी बेस पर शुरू होना चाहिए और ऐसा उस राज्य और शहर में हो जो कोरोना से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हैं, यानी कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट हैं। याचिका में चारों याचिकाकर्ताओं, जिनमें से 3 वकील शाश्वत आनंद, अंकुर आजाद और फैज अहमद हैं, और इलाहाबाद के कानून के छात्र सागर ने इस बात पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की कि भारत किस तरह महामारी से लड़ने का प्रयास कर रहा है, खास तौर से कोरोना टेस्ट की कम दर के संबंध में। अपने इस तर्क को बजा ठहराने के लिए याचिकाकर्ताओं ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट भी रखी, जो ICMR ने 7 अप्रैल 2020 को जारी की थी। इस रिपोर्ट में ICMR ने बाकायदा लिखकर बयान दिया था कि सरकार देश भर में 10 लाख लोगों पर केवल 82 टेस्ट कर रही है। याचिका में ये साफ कहा गया कि सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि जिन कोविड-19 केसेस का कंफर्मेशन किया गया है, निश्चित रूप से वो कम हो सकता है, क्योंकि भारत की टेस्टिंग रेट
पूरी दुनिया में सबसे कम है। याचिका में कहा गया कि कुछ दिनों के भीतर ही कोरोना पॉजिटिव केसेस की जो चौंकाने वाली जानकारियां और जो बातें सामने आई हैं, उनसे पता चलता है कि अभी तक मिले नंबर्स पहाड़ का केवल एक सिरा हो सकते हैं और हम हालात की रियल सीरियसनेस से अनजान हैं। कोरोना आपदा पर भारत के रिस्पांस को बैसल होने का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं का दावा था कि सरकार कोविड-19 के खिलाफ पिन पॉइंट लड़ाई करने के लिए सही डेटा पर ध्यान नहीं दे रही है। याचिका में यह सुझाव दिया गया कि कम्युनिटी सर्कुलेशन पर अंकुश लगाने के बजाय वायरस के मैनेजमेंट और उपचार पर जोर दिया जाना चाहिए, जिसके लिए पहला कदम ग्रुप टेस्ट होंगे। याचिका में कहा गया कि इस महामारी से लड़ने के लिए भारत ने बेसल रिस्पांस ही दिया है। इस रिस्पांस में बस सबको अलग अलग ही रखा जा रहा है, न कि मेनली ग्रुप टेस्ट करके वायरस से होने वाले इन्फेक्शन का मैनेजमेंट किया जाए, उनकी पहचान की जाए और इन्फेक्टेड लोगों का इलाज किया जाए। भारत का ये बेसल रिस्पांस कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है और भारत अपनी घनी आबादी के अनुपात में घर घर टेस्ट न होने की भीषण कमी से प्रभावित है। याचिका में लॉकडाउन की सारी कवायद पर जो पानी फिर सकता है, उस पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। याचिका में कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग और देशव्यापी लॉकडाउन जैसे उपाय बड़े पैमाने पर सर्कुलेशन पर अंकुश लगाने का एक प्रयास है। याचिकाकर्ताओं ने चेतावनी भी दी कि अगर ग्रुप टेस्ट नहीं किए जाते हैं तो लॉकडाउन जैसी प्रैक्टिस बेकार साबित होगी और कोविड-19 का मुकाबला आग से जलने से घायल हुए मरीज से लड़ने जैसा होगा। याचिका में यह भी कहा गया कि अगर हम सभी के पर्याप्त टेस्ट नहीं होते हैं तो इसकी कमी सभी भारतीयों के जीवन को खतरे में डालती है। ये संविधान का उल्लंघन है जो सीधे जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार के साथ भी भिड़ रहा है। अब आते हैं इस याचिका के दूसरे और सबसे रोचक पॉइंट पर, जिसमें पीएम केयर्स फंड को घेरा गया। जिस याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने बमुश्किल मिनट भर की सुनवाई में धमकी देते हुए खारिज कर दिया, उसमें कहा गया था कि ऐसे फंड्स जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, उनमें जितना भी पैसा इकट्ठा किया गया है वो सारा पैसा नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि यही दोनों फंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाए गए हैं। याचिका में कहा गया कि प्रधानमंत्री राहत कोष यानी PMNRF और पीएम केयर्स फंड और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष और इन लीगल फंड्स के लिए ऐसे दूसरे फंडों को भी ट्रांसफर करेगा जो संकट की या आपदा की ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाए गए थे। याचिका में ये कहा गया कि कोविड-19 की जो महामारी आई है, ये 2005 के आपदा अधिनियम के तहत एक आपदा है, जैसा कि सरकार ने इसे नोटिफाई भी किया है। याचिका में कहा गया कि केंद्र या राज्य सरकारों के पास सार्वजनिक धन या ट्रस्ट बनाने के लिए कोई अधिकार, सार्वजनिक फंड या ट्रस्ट बनाने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, यानी कि उन्हें प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, पीएम केयर्स फंड और मुख्यमंत्री राहत कोष बनाने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड ऐसी चीजों के लिए पहले से ही मौजूद है। इस याचिका में आगे ये भी कहा गया कि पब्लिक ट्रस्टों के जरिए लिया गया पैसा 2000 के अधिनियम या उसके तहत बनाई गई योजनाओं के इरादों को हरा नहीं सकते हैं और इसलिए इन फंडों में जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए इकट्ठा करने का पूरा खाका समझा जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा
कि इस आपदा के इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने और कई तरह के इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए सरकार को तुरंत पैसे की जरूरत है। आपदा का ये इफेक्टिव मैनेजमेंट 2005 के अधिनियम के मुताबिक नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के जरिए से ही किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया कि 2005 वाला अधिनियम सभी उपयोगों, सभी इरादों और सभी उद्देश्यों के लिए एक ही पर लागू हो सकता है। इसके अलावा जो पैसा मिल रहा है उसका उपयोग कोरोना वायरस से निपटने और टेस्ट किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स यानी पीपीई किट की खरीद, आइसोलेशन केंद्रों को बनाने और उनके रखरखाव आदि के लिए किया जा सकता है। जहां तक कोविड-19 की महामारी का संबंध है, ये भारत के नागरिकों की बड़ी भलाई में है कि उन्हें तत्काल मदद और इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराई जाए। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्टों जैसे कि प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष, पीएम केयर फंड्स की औकात को भी उजागर किया। याचिका में दावा किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए पैसे के सोर्स पर कड़ी मेहनत की है। इन सब तथ्यों को दिखाते हुए याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की कि इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल फंडों या ट्रस्टों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत पैसा लेने के लिए कलेक्शन एजेंसियों के रूप में घोषित किया जाए। बहरहाल इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट से भी कम का समय दिया और ये कहते हुए इसे वापस लेने की धमकी दी कि इसका रंग राजनीतिक है और अगर इसे वापस न लिया तो याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना ठोंका जाएगा।